हमारे साथ एक ऐसे ऑफिशियल जुड़ रहे हैं जो इनिशियल फेज ऑफ नक्सलिज्म को भी जगदलपुर में मौजूद रहकर बहुत करीब से देख चुके हैं और अब सिग्निफिकेंट एक रोल निभा रहे हैं उसके अंत में भी। हम बात कर रहे हैं बस्तर आईजी की, जो जगदलपुर एसपी रहे अर्ली 2000s में जब नक्सलिज्म शुरुआत हो रही थी छत्तीसगढ़ में उसकी, और अब बहुत सिग्निफिकेंट रोल वो अदा कर रहे हैं एंड ऑफ नक्सलिज्म के इस पूरे मिशन में। भारत जो नक्सल मुक्त अभियान जो कैंपेन चला रहा है उसमें बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी का बहुत बड़ा हाथ है। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, बसवराज एलिमिनेट किया गया है, नंबर 1 ही एलिमिनेट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने नक्सलिज्म के स्पाइन में आप लोगों ने अटैक किया है, तो अब क्रम्बल होगा नक्सलिज्म। ये जो डेडलाइन दी गई है मार्च 2026 तक, वो क्रम्बल आप लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आदमी को एलिमिनेट कर दिया है। एंटी नक्सल फ्रंट में 21 मई 2025 काफी एक ऐतिहासिक दिन है, काफी एक निर्णायक दिन है। उस दिनांक को डीआरजी टीम्स और माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी, पूरा संगठन के सरगना है, उनके डेड बॉडी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किया। उनके साथ साथ 26 अन्य और माओवादी कैडर का टोटल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी को रिकवर किए गए थे। वो नक्सल ऑपरेशन का जो इतिहास में काफी एक निर्णायक और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पहले से जो नक्सल संगठन है विगत कुछ समय से बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है, और उसकी सरगना का डेड बॉडी रिकवर करने के पश्चात हमें पूरा विश्वास हो रहा है ये संगठन आने वाला बहुत जल्दी खात्मा की ओर आगे चल रहा है, और बहुत जल्दी मतलब जो नक्सल संगठन का अंत हम सब देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल सर, एक डेडलाइन ऑलरेडी दी गई है, नक्सल मुक्त अभियान कैंपेन ऑलरेडी चलाया जा रहा है। अमित शाह बहुत सीरियस हैं इस चीज को लेकर और लगातार हर एंटी नक्सल ऑपरेशन को वो मॉनिटर करते आए हैं। आपको लगता है कि जो मार्च 2026 की जो डेडलाइन है वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर होते हुए नजर आएगी, एक हिस्ट्री लिखा जाएगा? निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता नक्सल आतंक से तरस आ चुकी है, क्योंकि विगत लगभग 40-50 वर्षों से नक्सल आतंक ने अनेक निर्दोष ग्रामीणों को जान ले चुकी है। यदि बस्तर की बात करें तो लगभग 2000 से अधिक निर्दोष ग्रामीण नक्सल आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं। सुरक्षा बल में भी 1400 से अधिक हमारा सुरक्षा बल सदस्य ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया ये नक्सल समस्या को लड़ते लड़ते हुए। बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अनेक जो जनप्रतिनिधि ने अपना जान का सर्वोच्चतम बलिदान दिया। नक्सल संगठन के कारण से, उनकी गतिविधि के कारण से अनेक शासकीय संपत्ति और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का भी डैमेज हुआ और क्षेत्र का विकास कार्य काफी पीछे चले गए थे। इन सब कारण से क्षेत्र की जनता भी चाहते हैं नक्सल आतंक का अंत हो, और सरकार का भी, दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार का ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य है आने वाला बहुत जल्दी इस नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए। इस लक्ष्य को लेकर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी एक संकल्प लेकर काम कर रहा है। इस संकल्प के तहत वर्ष 2024 में हमको काफी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इस अवधि में देखा जाए बस्तर संभाग के अंतर्गत 217 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। 2025 में अब तक मात्र 4.5 महीने में 180 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात हमने रिकवर किया। इसमें सीनियर माओवादी कैडर का संख्या भी काफी उल्लेखनीय है, क्योंकि वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के बात यदि करें तो चलपति जो सेंट्रल कमेटी मेंबर का डेड बॉडी रिकवर की गई थी गरियाबंद में, और उसके पश्चात 21 मई को जनरल सेक्रेटरी सीपीएम माओवादी संगठन का उनकी डेड बॉडी बसवराज और बीआर दादा का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और 2024 में देखा जाए दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी का 6 ऐसा कैडर है, जोगन्ना से लेकर सुधीर से लेकर अभी हाल फिलहाल में रेणुका उर्फ भानुमति, इस प्रकार का 6-8 माओवादी कैडर जो स्टेट लेवल कमेटी लेवल का रैंक का कैडर्स है, और काफ़ी बड़ी संख्या में पीएलजी फॉर्मेशन का कैडर्स का डेड बॉडी और AK-47 LMG इंसास जैसा काफ़ी ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। उस हिसाब से नक्सल संगठन काफ़ी हद तक कमजोर हो चुकी, उनकी संख्या बल कम हो गई, उनके क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है। पहले काफ़ी बड़ी इलाका में उनको उपस्थिति का हमको देखने मिलते थे, लेकिन वर्तमान में उनके छोटी छोटी पॉकेट्स में काफ़ी हद तक वो सिमट गई है। और इसी हिसाब से देखा जाए तो ये टारगेट है आने वाला 2026 मार्च तक जो नक्सल समस्या को समाप्त करना, उसकी गतिविधि को अंत करना, ये टारगेट बिल्कुल प्रैक्टिकल लग रहा है और अचीवेबल लग रहा है। सर, बसवराज के डेथ के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत ज्यादा सरेंडर्स जो ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स में हैं वो और बढ़ जाएंगे। आपको ऐसी उम्मीद है? और अभी सरेंडर्स आने वाले हैं एंड नक्सल्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक रिलीज भी नहीं किया गया है। ये अब आप कैसे डिकोड कर रहे हैं इस पूरे चीज को? ये सीपीएम माओवादी संगठन, जैसे मैं पहले भी बताए थे, बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। अभी उनका समझ में नहीं आ रहा है क्या करना क्या नहीं करना है। पूर्व में
जल जमीन जंगल के विषय पर क्षेत्र की जनता को गुमराह करके दिग्भ्रमित करके अपना आधार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक साजिश के साथ काम किया और काफ़ी बड़ी संख्या में कंपलसरी रिक्रूटमेंट किया और इधर के निर्दोष लोगों को गुमराह करके उनका काफ़ी हिंसात्मक गतिविधि में भी शामिल कंपलसरी रूप से करवाए गए थे। इस प्रकार पूरा संपूर्ण सीपीएम मोदी संगठन है जो हिंसा के बल पर ही मतलब शुरू से अभी तक वो जीवित रहा, लेकिन जिस तरीके से क्षेत्र की जनता इनकी एक आदिवासी विरोधी चेहरा है, विकास विरोधी चेहरा है और जन विरोधी चेहरा है, इसको देख लिए जान लिए समझ लिए, इसलिए नक्सल संगठन का किसी प्रकार का कोई सहयोग या समर्थन नहीं दे रहा है। और उनकी खुद की कैडर भी जो उनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास उड़ चुकी है और काफ़ी बड़ी संख्या में 2024 के यदि हम बात करेगा सिर्फ बस्तर संभाग में 800 से अधिक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया और वर्ष 2025 में सिर्फ अभी 4.5 महीने में 550 से अधिक जो माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो नक्सल कैडर है वो संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण करेगा, समाज की मुख्यधारा में शामिल होगा। माओवादी के पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, यदि वो लोकल लेवल कैडर हो या अभी वर्तमान में DKZC लेवल का, डिविजनल कमेटी लेवल का या सेंट्रल कमेटी या पोलिट ब्यूरो मेंबर हो, उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो, अन्यथा जो काफ़ी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी बसवराज का अंत हुआ, चलपदी का अंत हुआ, उनको भी उस प्रकार का अंत को सामने करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करेगा। सर, बसवराज एलिमिनेशन हो गया, चलपति का एलिमिनेशन हो गया है, अब उनके लीडरशिप के लिए आगे क्या? उन्होंने एक शांति चुप्पी सी बना रखी है। 2 लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक कंटेंडर्स हैं, देवजी हो गया जो करगट्टा हिल्स के आसपास उनका लोकेशन पाया भी गया था उस ऑपरेशन के दौरान, और वेणुगोपाल हो गए। एक देवजी को बोला जा रहा है मिलिट्री ब्रेन है कहीं ना कहीं, और इनको बोला जा रहा है कि ये पूरा हेड है। तो अभी इन दोनों, आपको लगता है कि ये दोनों आगे बढ़ाने की सक्षमता रखते हैं? मुझे लगता है इनमें से कोई भी सीपीएम मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी नहीं बनेगा। काफ़ी भय बैठा हुआ उन सब कैडर्स के मन में और कोई भी सामने नहीं आ रहा है। जैसे उनकी जनरल सेक्रेटरी 21 मई को उनके डेड बॉडी रिकवर किए थे, उसके बाद अभी 4 दिन हो गए, अब तक किसी प्रकार का उनकी तरफ से कोई रिएक्शन हमको देखने के नहीं मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का प्रेस रिलीज भी सामने नहीं आ रहा है। उनकी जनरल सेक्रेटरी की जो मृत्यु के उपरांत भी यदि ये स्थिति है, आप माओवादी संगठन के हाल की जो स्थिति है समझ सकता है। पूरा संगठन अभी काफ़ी बैकफुट में है, उनके मन में डर बैठा हुआ है और जैसा कोई भी सामने आकर कोई नेतृत्व का बात करने का इस टाइप का कोई विचार ही नहीं कर रहा है। और मुझे लग रहा है मतलब इस संगठन के किसी प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आने वाला बहुत जल्दी इसका खात्मा होने वाला है। जो संगठन अभी समाप्त होने वाला है या खात्मा होने वाला है, उसके किसी का कोई महासचिव या किसी प्रकार का नेतृत्व की आवश्यकता नहीं। सीपीएम मोदी संगठन के इतिहास में संभवतः बसवराज उर्फ BR दादा उर्फ गंगनाई आखिरी महासचिव राज रहेगा, वही इतिहास रहेगा। उसके आगे और कोई नया महासचिव कोई नजर नहीं आ रहा है। सर, अब स्ट्रैटेजी की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बहुत सही आप लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है सर जो रामबाण अभी साबित हो रही है? कहीं ना कहीं जो जिस लोकेशन पर जा रहे हैं उस लोकेशन पर आप लोग को सिग्निफिकेंट लीडर्स मिल रहे हैं, तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डेवलपमेंट को भी आगे लेके जा रही है और कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था फोर्सेज और विलेजेस के बीच में वो भी कम हो रहा है? क्या पुलिस कैंप्स एस्टैब्लिश करना वेर एवर द फोर्सेज आर मूविंग, आपको लगता है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल मूव है जो बहुत सही अभी इम्पैक्ट दे रहा है? सुरक्षात्मक कारणों से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक विषय को खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से इतना बात हम कह सकता है, जो जिस तरीके से सुरक्षा बल द्वारा विगत दिनों में जो काफ़ी एक संकल्प के साथ, एक कमिटमेंट के साथ जो काम कर रहे हैं, उनके मनोबल काफ़ी मजबूत है, स्पष्ट इरादा है और पूर्व में उनका ट्रेनिंग भी इस कार्य के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई थे। जैसा जंगल वॉरफेयर कॉलेजेस में उनका ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देश के अन्य इलाका में भी उनका बेहतर ट्रेनिंग दी गई थी और जैसा उनका बेस्ट ऑफ गैजेट्स है, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे। शासन के पास जितना भी जो रिसोर्सेस है, उन सब रिसोर्सेस को हम अभी डिप्लॉय करके ये नक्सल विरोधी अभियान को संचालित करने के लिए एक एक कदम मजबूती से आगे लेकर जा रहे थे। और अन्य फ्रंट में भी जैसा सिक्योरिटी वैक्यूम को एड्रेस करने के लिए विगत समय में काफ़ी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए थे। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप ना सिर्फ एक ऑपरेशन लॉन्च बेस्ड, साथ साथ एक सुविधा केंद्र के रूप में काम करते हुए इलाका में जनता के लिए
सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, पीडीएस दुकान, आंगनवाड़ी, प्राथमिक शाला, इस प्रकार का बुनियादी सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की जा रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव वैकम का जो स्थिति भी काफ़ी हद तक प्लग होते जा रहा है। और जैसा अन्य जो फ्रंट में भी देखा जाए तो मतलब जैसा नक्सल विरोधी अभियान में जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स है, जो पहले नक्सल द्वारा एक नैरेटिव बिल्ड की गए थे सुरक्षा बल को और शासन का, अन्य जो प्रशासन का प्रति क्षेत्र की जनता के मन में एक प्रकार के नेगेटिव नैरेटिव सेट करके रखे थे, उसको बदलने के लिए लगातार हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हुआ। उसके माध्यम से अभी एक काफ़ी पॉजिटिव एक इंट्रैक्शन क्षेत्र की जनता और सुरक्षा बल के बीच में होता है। और सुरक्षा बल अभी विकास कार्य के लिए एक माध्यम बनकर सामने उभर कर आ रहा है। इन सब परिस्थिति कारण से हमारा जो स्ट्रैटेजी काफ़ी सफल रहा। वर्ष 2024 में और 2025 में हमको काफ़ी निर्णायक बढ़त अब तक प्राप्त हुआ। और इस बढ़त को आगे ले जाते हुए हम जो उस लक्ष्य की ओर काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, जो आने वाला बहुत जल्दी इस संगठन का, जो सीपीएम मोदी संगठन का लाल आतंक को समाप्त करने की दिशा में हम मजबूती से एक कदम आगे बढ़ रहा है। सर, आपने टेक्नोलॉजिकल बात की और मेरा अगला सवाल भी वही था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी में बड़ा हिस्सा प्ले कर रहे हैं। जैसे कि हमने ही एक ड्रोन अभी शूट किया, आपका असिस्टेंस बहुत ज्यादा रहा उसमें। उस ड्रोन के जरिए ही बहुत जो क्लियर एरियल सर्वेलेंस हो पा रहा है, क्या आपको लगता है ये भी एक निर्णायक एक कदम आगे बढ़ रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा करगट्टा हिल्स के ऑपरेशंस में देखा गया, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल माइट प्लस मिलिट्री माइट दोनों का इस्तेमाल किया गया और 21 दिन लंबा वो एक ऑपरेशन चला और उसमें बहुत ज्यादा आप लोग को चीजें हाथ में आई, उनके बहुत ज्यादा आप लोगों ने बंकर्स ध्वस्त किए ऐसे इलाके में जो उनका गढ़, उनकी टेरिटरी माना जाता था। लाल आतंक के विरुद्ध में इस अभियान में सभी प्रकार के जो साधन संसाधन को जो लॉफुली जो अवेलेबल है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, उसका भरपूर इस्तेमाल की जा रही है। यदि हमारे पास बल संख्या के हिसाब से यदि बात करेगा, हमारे पास पर्याप्त बल संख्या है। यदि स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, कोबरा, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, इस प्रकार के तमाम सुरक्षा बल बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, आपसी तालमेल के साथ अभी कार्य करने के परिणाम स्वरूप काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट्स हमको नजर आ रहा है। साथ साथ जो बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स है, बेस्ट ऑफ फायर पावर है और जितना भी जो गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है, शासन की ओर से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को उपलब्ध की जा रही। अगेन सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण से हम सभी टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी आवश्यकता है, यदि माइंस डिटेक्ट करने के लिए लेकर और अन्य जितना भी जैसा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स चाहिए या जैसा हमको सर्वेलेंस के लिए जो कुछ आवश्यकता होगा, उन सब विषय को लेकर मतलब लगातार जो शासन से हमें आवश्यक जो मदद और सहयोग मिल रहा है, उसी कारण से अभी हमारा आउटकम्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। और जिस तरीके से 2024 और 25 में यदि सिर्फ अभी विगत 16 महीने के यदि देखा जाए तो मतलब पूरा छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग में खासतौर पर 400 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर की गई। तो उसमें टॉप माओवादी कैडर्स का जो डेड बॉडी रिकवर करना काफ़ी अपना आप में एक उल्लेखनीय विषय रहते हैं। जैसे उसमें हमको ये भी देखने मिल रहा है, जो नक्सल संगठन की पहले एक मिथ थे, जैसे उनका जो टॉप लीडर्स है उसके लिए काफ़ी मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉर्डन हुआ करते थे करके, लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो एनकाउंटर्स में वो देखने के नहीं मिल रहा है। कभी मुठभेड़ होते मतलब स्थानीय माओवादी कैडर उनके जो सीनियर लीडर्स को छोड़कर जैसे घटनास्थल छोड़कर वो यदि फरार हो जा रहा है या उनकी सीनियर कैडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई गंभीर रूप से वो लोग कोई कदम नहीं उठा रहे थे। जैसा अभी देखा जाए तो मतलब सेंट्रल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, सीपीएम माओवादी संगठन का डीकेएसएस स्टेट लेवल कमेटी, इस प्रकार का काफ़ी बड़ी बड़ी लेवल के जो सीनियर माओवादी कैडर्स के डेड बॉडी अभी हाल फिलहाल के मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है। इसके पूर्व माओवादी द्वारा लोकल कैडर्स को सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड के रूप में, एक फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे थे, क्योंकि उनका किसी प्रकार का संगठन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका जैसा बाहर के जो तेलुगु कैडर्स है खासतौर पर, उन्होंने जो स्थानीय जो कैडर्स को किसी प्रकार का कोई लीडरशिप रोल कभी दिया नहीं थे। उसमें भी काफ़ी बड़ा एक साजिश है जो बाहर के माओवादी कैडर्स के लीडरशिप के द्वारा जो स्थानीय माओवादी कैडर के खिलाफ एक प्रकार के साजिश के तहत उन्हें सिर्फ एक फुट सोल्जर के रूप में, एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे थे। इन सब बात को देखने के समझने के बाद स्थानीय माओवादी कैडर काफ़ी बड़ी संख्या में संगठन छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आ रहा है। और इन सब तमाम परिस्थिति कारण से हमें काफ़ी स्पष्ट रूप से ये लक्ष्य नजर आ रहा है, जो आने वाला बहुत जल्दी जो सीपी माओवादी संगठन का जो खात्मा होगा और क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप इधर विकास कार्य को गति मिलेगा और बस्तर क्षेत्र के एक नया और पॉजिटिव आइडेंटिटी भी प्राप्त होगा।
सर एक आखिरी सवाल है मेरा, आप क्योंकि 2000 अर्ली 2000 से आप यहाँ पर बने हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में, आपने बहुत करीब से इस पूरे प्रॉब्लम को देखा है और अब आप इसके सोल्यूशन को भी देख रहे हैं, कैसे पिक्चर बदली है सर? एक हाईलाइट अगर आप हमें बताना चाहें कि कैसे पिक्चर बदलते हुए आपने देखा है अपनी खुद की आंखों से, और उनमें एक सबसे बड़ा हाईलाइट जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। इसमें देखा जाए तो मतलब जैसा जो गेम चेंजर के रूप में अनेक विषय काम आए थे। सबसे पहले जो स्पेशल फोर्सेस का जो गठन है उसमें जो डीआरजी का नाम सबसे सबके दिमाग में आते हैं, क्योंकि ये स्थानीय भर्ती की जो फोर्स है, क्योंकि लोकल टेरेन का जानकारी का, लोकल भाषा का जानकारी, लोकल कस्टम्स है और नक्सल जिस तरीके से सोचते हैं और जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इन सब विषय को समझने के लिए एक स्थानीय बल की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र के शांति के लिए, सुरक्षा के लिए और विकास के लिए स्थानीय युवा युवती को एक अवसर भी मिलना चाहिए थे, क्योंकि ये अवसर से काफ़ी समय से वंचित रह गई नक्सल की गतिविधि के कारण से, और जैसा अन्य जो भी परिस्थिति के कारण से जो स्थानीय युवा युवती अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए सामने आने के लिए उनको मौका नहीं मिल पाए थे। लेकिन शासन द्वारा जैसा डीआरजी का तब गठन हुआ, उसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोकल युवा युवती फोर्सेस में भर्ती की गए थे, उनके माध्यम से अभी काफ़ी प्रभावी रूप से हम अभियान संचालित करते और उसका परिणाम भी काफ़ी अच्छा रहा। उनकी बाकी जो स्पेशल फोर्सेस जैसे एसटीएफ है, बस्तर फाइटर्स है, कोबरा है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी बस्तर संभाग में अलग अलग क्षेत्र में तैनात है, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है काफ़ी बेहतर होते जा रहा है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा आजकल मतलब काफ़ी बेहतरीन तालमेल के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में भी कार्य हो रहा है। और जैसे कनेक्टिविटी एक और गेम चेंजर है, जो इतना वर्षों से माओवादी संगठन द्वारा बस्तर के इलाके के जनता को बाहर की दुनिया से संपर्क वंचित करके उन्हें अपना विषय को लेकर दिग्भ्रमित करते रहते, उन्हें गुमराह करते रहते, वो उन सब विषय को ध्यान में रखते हुए हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी फोकस दिया है। जो रोड एक्सेस से कई वर्षों से बंद हो गए थे नक्सल समस्या कारण से, उदाहरण के लिए बासागुड़ा से लेकर जगरउंडा है, अरनपुर से जगरउंडा, किस्टाराम से चिंतलनार, पल्ली बारसूर है, कोयलीबड़ा प्रतापपुर और आबूझमाड़ के अंतर्गत अभी नारायणपुर से लेकर गढ़चिरौली तक जो कुतुल मार्ग होते हुए नीलांगुर तक हमने नेशनल हाईवे 130D का अभी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर चुकी। और इस प्रकार जो पूर्व में जो चालू हालत में थे रोड या पूर्व में जो किसी प्रकार का कनेक्टिविटी से वंचित रह गए क्षेत्र को हमने रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से और मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से बाहर की दुनिया से जोड़ा है। वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। और जैसा इधर के जो बच्चे हैं जो बाहर की दुनिया की में क्या कुछ हो रहा है उससे जानने समझने के लिए जो नक्सल गतिविधि कारण से जो बंद हुई स्कूल, उसका हमने पुनः प्रारंभ किया और उससे अतिरिक्त और नया स्कूल्स को भी शासन द्वारा स्थापित की गए थे। और क्षेत्र में जो बेटर मेडिकल फैसिलिटी है और बेटर जो बेसिक अम्यूनिटी भी दी जा रही है, इन सब कारण से मतलब इलाका में एक सकारात्मक अभी परिस्थिति निर्मित हो जा रहा है, एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ट होते जा रहा है। और नक्सल संगठन की जो भविष्य ने इस बात को खुद उनके कैडर भी अभी समझने लगे थे, साथ साथ क्षेत्र की जनता भी समझने लग गए थे। पूर्व में कंपलसरी रिक्रूटमेंट के माध्यम से गांव-गांव में जो नक्सल द्वारा जो उनके परिजन को धमकाकर, डरा धमकाकर उनको अपना संगठन में भर्ती की जाती है और उसके बाद फिर उनका एक प्रकार का जो फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करके कभी भी मुठभेड़ होते उसके सामने करके पीछे से सीनियर माओवादी कैडर भाग जाते। इन सब तमाम परिस्थिति को देखकर अभी वर्तमान में कोई भी परिजन अपना घर के बच्चे को नक्सल संगठन में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और ये ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी रहा, एक सिनेरियो रहा, जिसके कारण से मतलब अभी काफ़ी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इलाका में बिल्डअप हो रहा है। और इससे लेकर मतलब क्षेत्र की जनता का भी अभी उम्मीद जग गई है, जो ये समस्या जैसा टारगेट दी गई है 2026 तक समाप्त होना है, ये लक्ष्य संभव होने का पूरा क्षेत्र की जनता में भी एक विश्वास पैदा होगी और सुरक्षा बल का भी इसको लेकर काफ़ी एक मोटिवेशन मिला है और काफ़ी एक मजबूत संकल्प के साथ, एक इरादा के साथ अभी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम इस मिशन में सक्सेसफुल होगा और बस्तर क्षेत्र का शांति स्थापित होगा और विकास कार्य को भी गति मिलेगी और एक सबसे पॉजिटिव आइडेंटिटी बस्तर क्षेत्र का आने वाले समय में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। सर, ये जो सरेंडर्ड नक्सली है, क्या उन सभी को रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी को नौकरियां दी जा रही, किस तरह से उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है, ये मेरा जी शासन के स्पष्ट एक मंशा है। कोई भी हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए दिया आएगा
उन्हें हम स्वागत करते हैं। उनकी पुनर्वास के लिए शासन का स्पष्ट रूप से जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उसी के तहत उनका आर्थिक सहायता से लेकर उनका अन्य जितना भी उनका आवश्यकता होगा, जैसे उनका आवासीय यदि रिक्वायरमेंट होगा, उनके यदि खेती किसानी करने के लिए ज़मीन का आवश्यकता होगा या उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए यदि कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता होगा, इन सब तमाम प्रावधान जो सरेंडर पॉलिसी में उल्लेख किए गए थे उसी के तहत हाल फिलहाल में हम मेन फोकस हमारा ये है जो कैडर सरेंडर हो रहा था उनका प्रॉपर काउंसलिंग के पश्चात उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेनिंग उनकी इच्छा अनुसार यदि कोई टेलरिंग करना चाह रहे थे, कोई मैकेनिक काम करना चाह रहे थे या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का काम सीखना चाह रहे थे या जो भी उनकी मन में इच्छा है उसी अनुरूप उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए हम व्यवस्था की जा रही है। और उसके बाद वो एक सामान्य एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनके पास काफ़ी ऑप्शंस उपलब्ध हो जाते हैं। आर्थिक सहायता का भी अलग अलग पैकेजेस है, उसके तहत को भी उनका इकोनॉमिकल बेनिफिट दी जा रही ताकि वो अपने आप को पुनः सोसाइटी में री इंटीग्रेट कर सकता है और एक शांतिपूर्ण और सामान्य एक जीवन जी सकता है। और सरेंडर पॉलिसी के कारण से मतलब वर्ष 2024 और 2025 का भी विगत यदि 16 महीने का यदि आंकड़ा देखा जाएगा मतलब 1300 से अधिक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण कर आज की डेट में एक सामान्य और अच्छी जीवन जी रहा है। सर, तो माओइज्म खत्म होगा या माओइस्ट जितने होंगे वो खत्म होंगे? बेसिक डिफरेंस लेमैन लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन कर पाए सर। आखिरी है ये मेरा जी। नहीं, सीपीआई माओइस्ट संगठन और जो माओइस्ट कैडर दोनों एक दूसरे से एक इंटीग्रेटेड पार्टी है। जैसा यदि कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन है हिंसा को हथियार बनाकर अपना यदि विचार को प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं या अपना जैसा टारगेट को हासिल करना चाहते तो वो तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्वीकार योग्य नहीं है। उनके पास और भी विकल्प है, यदि किसी को अपना बात को रखना चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में काफ़ी कुछ विकल्प है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी विकल्प है और एक सामान्य रूप से भी आकर अपना बात को कहीं भी किसी भी उचित प्लेटफॉर्म में रख सकता है। लेकिन इसी को छोड़कर यदि कोई हिंसा का साथ लेकर यदि किसी क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए यदि कोई हरकत करेगा हम उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी भी उनके पास ऑप्शन है हिंसा त्याग करके आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए तो दे आर मोस्ट वेलकम। यदि वो ऑप्शन को यूज़ ना करके सिर्फ आईडी के बल पर या बंदूक के बल पर यदि किसी क्षेत्र के जनता को जान माल के यदि कोई क्षति पहुंचाने के लिए सोचेंगे भी हम उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देगा, उनका गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सीपीआई माओवादी संगठन क्योंकि वो खुद एक बैंड और इलीगल आउटफिट है जो उनकी खाता में मतलब ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिसमें हमारा जो 76 सीआरपीएफ जवान का 2010 में जो मार्टिरडम हुआ और अन्य ऐसा बड़ी बड़ी घटना है जिसमें जैसा जीरम का घटना से लेकर अन्य और जो घटना में जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि उनका भी टारगेट किए गए थे और सैकड़ों की संख्या में जो इनोसेंट सिविलियंस को जो उनके विचार से जो विपरीत यदि कोई विचारधारा रखते उनके खिलाफ वो लोग जन अदालत के नाम पर उनका पुलिस मुखबिर के नाम पर उन्हें हत्या करते थे। और कितना क्रूअल तरीके से जो आईडी ब्लास्ट जो घटना में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जो निर्दोष ग्रामीण है, महिला है, बच्चे हैं, अनेक ऐसा घटना में हम उनका डेड बॉडी तक हम कलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो बॉडी इतना चित्र बितर हो जाता है आईडी ब्लास्ट के पश्चात। जो बेजुबान जानवर हैं जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका भी आईडी जो चपेट मारकर अनेक टाइप का उनका भी मृत्यु हुआ। इन सब पूरा एक हिंसात्मक घटनाक्रम से आधारित ही संगठन है। इसी संगठन का अंत होना बहुत जरूरी है और इसी लक्ष्य को लेकर जैसा शासन का भी स्पष्ट एक मंशा है आने वाला बहुत जल्दी जो सीपीआई माओवादी संगठन का खात्मा होना चाहिए और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमारा प्रत्येक जवान संकल्पित है और क्षेत्र की जनता से भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है क्योंकि वो लोग इस आतंक को देख चुकी विगत 50-60 साल से मतलब 2 पीढ़ी मतलब इस आतंक का शिकार बन गई है। उनका एक सामान्य जीवन जीने के स्थिति नहीं बन गए थे और इन सब तमाम परिस्थिति को देखकर वो लोग भी मन बना चुकी है इस सीपीआई माओवादी संगठन का जो नक्सलवाद का बस्तर क्षेत्र से अंत होना चाहिए। ये सब फैक्टर्स कुल मिलाकर अभी हम लोग एक मजबूत इरादा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सफल होने के लिए हमारा पास पर्याप्त जो एविडेंस है जिसको लेकर हम बोल सकते हैं मतलब हम ये लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल करेगा और बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था निश्चित रूप से स्थापित होगा। साथ साथ बस्तर क्षेत्र में विकास कार्य को भी गति मिलेगा और एक पॉजिटिव आइडेंटिटी है बस्तर के लिए
अब तक लोग बाहर की दुनिया में जो लोग इधर में जो हुई जो नेगेटिव इंसिडेंट्स है, कोई आईडी ब्लास्ट या कोई बड़ी बड़ी वारदात है, उसी को लेकर एक आइडेंटिटी बन चुकी है। लेकिन उसके अलावा बस्तर में देखा जाए तो मतलब इतना प्राकृतिक सौंदर्यता है, इधर एक इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म के लिए होम स्टे का जो अभी कॉन्सेप्ट काफ़ी डेवलप हो रहा है। और जैसा इधर का जो नदी नाला है, इसमें इतना सुंदरता है, इतना सौंदर्यता है, और इसके देखने के लिए बाहर की दुनिया से काफ़ी लोग अभी आने के इच्छुक है और आ भी रहा है। जैसा बस्तर दशहरा अपने आप में एक जैसे यूनिक जो फेस्टिवल है, 75 डेज लॉन्ग जो फेस्टिवल है, और बस्तर के जो ट्राइबल कल्चर्स है, ये सब चीज़ मतलब एक पॉजिटिव आइडेंटिटी को एक एस्टैब्लिश करने के लिए शासन का मंशा, निश्चित रूप से हम उसमें सफल होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। रेड कॉरिडोर के क्लाइमैक्स की बात होती थी, अब रेड कॉरिडोर के खात्मे की बात हो रही है, और जो डेडलाइन है मार्च 2026 काफी प्रैक्टिकल वे में किस तरह से पॉसिबल है, ये हमारे लिए ब्रेक डाउन करके बता रहे थे पी सुंदरराज जी। और किस तरह से टूरिज्म के दरवाजे खोल दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, और जो परसेप्शन है छत्तीसगढ़ का उसे बदल दिया जाएगा 1 साल में। दृढ़ निश्चय कर लिया गया है और सारी तैयारी भी हो चुकी है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आज तक।